हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ टिकेश पटेल। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है, इसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि ब्रीथिंग किसे बोलते हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। या बोल सकते हो आप सिंपली नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन। ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन या फिर आप क्या बोल सकते हो नॉर्मल एक्सहेलेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। सो ब्रीथिंग को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है? नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, सो नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, सो ब्रीथिंग किसे बोलते हैं? ब्रीथिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को ब्रीथिंग बोलते हैं। तो आखिर में हम लोग कैसे एयर को इनहेल करते हैं और कैसे एयर को एक्सहेल करते हैं, ठीक है, क्या इसका मैकेनिज्म है, कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे मसल्स को कैसे नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसे होता है, सारी चीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझो कि आखिर में हम लोग एयर को इनहेल कैसे कर पाते हैं? जब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि जब हम लोग के लंग्स का प्रेशर, लंग्स के प्रेशर को बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर किससे कम होता है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो मैं इससे क्या होगा? इंस्पायरेशन। एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ मूव करेगा? हाई प्रेशर से एयर। आपको पता होगा कि एयर हमेशा कहाँ मूव करता है? हमेशा एयर हाई प्रेशर से एयर हमेशा कहाँ मूव करता है? लो प्रेशर की तरफ एयर हमेशा मूव करता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से एयर हमेशा कहाँ मूव करेगा? लो प्रेशर की तरफ हमेशा एयर का मूवमेंट होता है। समझे? तो इंस्पायरेशन कब होगा? जब मेरे लंग्स का प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तभी क्या होगा भाई? इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन कब होगा? जब मेरे लंग्स का प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा। किससे? एटमॉस्फेयर प्रेशर से। समझे? जब लंग्स का प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा, किससे भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इससे होता है एक्सपायरेशन। समझे? तो बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, जब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा तभी हम लोग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कर पाते हैं। समझ गए? तो ये आपका पूरा मैंने बेसिक आपको आइडिया दिया कि आखिर में कैसे हम लोग एयर को इनहेल एंड एक्सहेल कर पाते हैं। जब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो हम लोग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल इंस्पायरेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? नॉर्मल इंस्पायरेशन। सो नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसे होता है, इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि इसमें कौन कौन से इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो नॉर्मल इंस्पायरेशन में कौन से मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, आप समझना इसको। मसल इन्वॉल्व्स। सो कौन से मसल इसमें आपके कौन से मसल नॉर्मल इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं? देखो फर्स्ट मसल जो है, ठीक है, फर्स्ट मसल जिसमें इन्वॉल्व है जिसे बोलते हैं डायाफ्राम मसल। ठीक है, तो फर्स्ट जो मसल होता है जो नॉर्मल इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व है इसे बोलते हैं डायाफ्राम मसल। हम लोग का सबसे फर्स्ट मसल जिसे क्या बोलते हैं? डायाफ्राम मसल। ठीक है,
एंड सेकेंड जो मसल है, सेकेंड जो मसल इसे क्या बोलते हैं, इसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सेकेंड मसल को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो सेकेंड मसल को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। सो टू टाइप के मसल क्या होता है, टू टाइप के मसल इन्वॉल्व है किसमें, नॉर्मल इंस्पायरेशन में। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में टू टाइप के मसल क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सा, फर्स्ट है डायफ्राम मसल एंड सेकेंड हम लोग का है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होता है, इंस्पायरेशन। समझे। जब डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का इंस्पायरेशन या आप बोल सकते हो सिंपली इनहेलेशन। ठीक है। तो जब डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों मसल का कंट्रैक्शन होगा तो इससे क्या होता है, इससे इंस्पायरेशन, इससे क्या होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन। समझे। तो मसल का जब भी मसल का कंट्रैक्शन होगा, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी मसल क्या करते हैं, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होता है, इसमें आपका एटीपी का यूटिलाइजेशन। जब भी मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जब भी मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे आपके एटीपी का यूटिलाइजेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, ये दोनों मसल देखो, जब डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये दोनों मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, तो इससे आपका एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। इससे क्या होगा भाई, एटीपी का यूटिलाइजेशन। तो एटीपी का यूटिलाइजेशन अगर इसमें होगा तो आपका ये नॉर्मल इंस्पायरेशन, कौन कैसा प्रोसेस हो गया, नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोग का एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है। सो नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, हम लोग का एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्यों होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब क्या करते हैं, जब मसल का कंट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो इससे एटीपी का यूटिलाइजेशन। ठीक है। इससे क्या होता है भाई, एटीपी का यूटिलाइजेशन। जब भी मसल का कंट्रैक्शन होगा तो ये एक्टिव प्रोसेस होगा। एक्टिव प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि इसमें जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एटीपी यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। एटीपी यूटिलाइजेशन के लिए क्या नीड्स है भाई, आपको इसमें एटीपी लगते हैं, कब लगते हैं, जब मसल का कंट्रैक्शन होता है। तो उसीलिए जो नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोग का एक्टिव प्रोसेस होता है, उसीलिए हम लोग का जो नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। समझ गए। तो आपके दोनों मसल, डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम मसल कहां पर होता है सबको पता है। ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहां पर होता है। ठीक है। मैं आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन समझाऊंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कि एक्चुअल में ये मसल कहां पर होता है प्रेजेंट। ठीक है। आप ध्यान से इसको देखो कि इंटरकोस्टल मसल, जो हम लोग का इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल किसे बोलते हैं भाई, इंटरकोस्टल मसल वो मसल को बोलते हैं जो मसल हम लोग के रिब्स में, जो मसल हम लोग के रिब्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो मसल जो हम लोग के रिब्स में प्रेजेंट होता है इसे हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। वो मसल जो हम लोग के रिब्स में जो मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो मसल हम लोग के रिब्स में प्रेजेंट होता है इसे क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। सो इंटरकोस्टल मसल किसे बोलते हैं, वो मसल जो हम लोग के रिब्स में प्रेजेंट होता है इसे इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। इंटरकोस्टल मसल टू टाइप के होते हैं। इंटरकोस्टल मसल टू टाइप के हैं, कौन कौन से, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल। ठीक है। अब देखो टू टाइप के होते हैं मसल, एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। फर्स्ट है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल
एंड सेकेंड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। टू टाइप के होते हैं मसल, ठीक है। एक है जिसे बोलते हैं फर्स्ट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट मसल है जिसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एंड सेकेंड जो मसल इसे बोला जाता है एक्सटर्नल। सेकेंड जो मसल इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सो टू टाइप के होते हैं हम लोग के इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल आर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, एक हम लोग का होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड सेकंड हम लोग का होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो आखिर में ये कहाँ पर इनका लोकेशन, मैं आपको इनका एग्जैक्ट लोकेशन समझाऊंगा कि कहाँ पर ये रिब्स में, ठीक है। आपको ये तो पता है कि ये रिब्स में होते हैं मसल प्रेजेंट। मैंने आपको क्या समझाया कि रिब्स में जो मसल जो रिब्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। फिर मैं आपको समझाऊंगा अभी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक्चुअल में आप समझना है कि आखिर में ये मसल कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। आप देखो ये मसल आप समझो कहाँ पर आपके होते हैं, ठीक है। ये तो रिब्स है, ये स्टर्नम है, ये हम लोग का स्टर्नम है, ठीक है। और आप देखो ये रिब्स है, ये रिब्स है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग रिब्स बोलते हैं, ठीक। ये हम लोग के होते हैं रिब्स। टोटल हम लोग के अंदर, हम लोग के बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसको हम लोग लोकोमोशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आप फिलहाल समझो कि जो रिब्स है, रिब्स के अंदर, ठीक है, अगर रिब्स के बीच में ये टू रिब्स देखो, अगर दो रिब्स के बीच में मसल प्रेजेंट है, ठीक, ये देखो ये जो मसल है, अगर ये मसल कौन सा मसल है, इंटरकोस्टल मसल। अगर इंटरकोस्टल मसल दो रिब्स के बीच में, बिटवीन टू रिब्स, अगर इंटरकोस्टल मसल अगर दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, अगर समझो कि जो इंटरकोस्टल मसल है, अगर इंटरकोस्टल मसल दो रिब्स के बीच, अगर दो रिब्स के बीच इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल किसे बोलेंगे, जो मसल जो दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, इसे बोला जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल वो मसल को बोलते हैं जो दो रिब्स के बीच में जो मसल होता है प्रेजेंट, दो रिब्स के बीच में जो मसल है प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अगर मैं आपको समझाऊं, देखो ये दो रिब्स हैं, ये दो रिब्स हैं मेरे, ठीक है। ये दो रिब्स हैं और ये दो रिब्स के बीच में, अगर ये दो रिब्स के बीच में देखो ये मसल है, ये मसल का नाम क्या है, ये मसल को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो यह जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये आपका मार्कर जो है, ये आपका इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है। ये जो इंटरकोस्टल मसल है और ये हम लोग के रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ये दो रिब्स हैं, ठीक है। ये टू रिब्स हैं, देखो ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड रिब है, ठीक है। तो दो रिब्स के बीच अगर इंटरकोस्टल मसल दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो कि जो इंटरकोस्टल मसल है, जो हम लोग का इंटरकोस्टल मसल, अगर ये मसल दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, अगर ये मसल दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। वो मसल देखो ये हम लोग का मसल है, कौन सा मसल है, ये हम लोग का इंटरकोस्टल मसल है। तो अगर इंटरकोस्टल मसल दो रिब्स के बीच में है, अगर इंटरकोस्टल मसल दो रिब्स के, ये मसल जो है दो रिब्स, ये दो रिब्स है, ठीक है। अगर ये मसल दो रिब्स के बीच में है तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझ गए। तो आई होप आपको समझ आ गया कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन, कि आखिर में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल
कहां पर होता है प्रेजेंट। अब बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो एक्चुअल में आप देखो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहां होता है प्रेजेंट। ये आपके दो रिब्स के सरफेस में, ये देखो ये मसल जो है ये दो रिब्स के सरफेस में, ठीक, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो मसल जो दो रिब्स के बीच में, जो मसल जो आपके दो रिब्स के सरफेस में, दो रिब्स के सरफेस में जो मसल होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसको भी आप समझो, ठीक है। ये दो रिब्स हैं, ठीक है, ये दो रिब्स हैं। अगर इसके सरफेस में, अगर इसके सरफेस पे देखो, अगर इसके सरफेस में क्या होता है, आपके ये मसल होते हैं, ठीक है। तो जो आपका इंटरकोस्टल मसल है ये कहाँ होता है भाई, दो रिब्स के सरफेस में। ऐसी ये देखो, ये दो रिब्स के बीच में नहीं है प्रेजेंट, ध्यान से इसको देखो, ये मसल आपके दो रिब्स के बीच में नहीं है, ये इनके सरफेस में होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो याद रखो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है प्रेजेंट, दो रिब्स, ठीक है, रिब्स के सरफेस में। जो मसल जो रिब्स के बीच, रिब्स के सरफेस में जो मसल प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किसे बोलेंगे, वो मसल जो दो रिब्स के सरफेस में, अगर दो रिब्स के सरफेस में जो मसल होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो आपने समझ लिया एग्जैक्ट, ठीक, इनका एक्चुअल में लोकेशन कहां पर होता है प्रेजेंट। हम लोग का इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग की प्रोसेस, कि आखिर में इंस्पायरेशन होता क्या है, एक्चुअल में कैसा प्रोसेस, इसको आप डिस्कस करेंगे। इतना आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग फर्दर अब मूव करेंगे। चलो, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि जो हम लोग का डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, जब डायफ्राम मसल नॉर्मल कंडीशन में, आप देखो नॉर्मल में जो डायफ्राम है, डायफ्राम का जो ये है, देखो ये जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप का। नॉर्मल आप देखोगे तो डायफ्राम कैसे होता है, डोम शेप का, ठीक है। सो डायफ्राम कैसे होता है, डोम शेप का। लेकिन जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डोम शेप से ये फ्लैट हो जाता है, समझे। तो जब डायफ्राम मसल, ये जो हम लोग का डायफ्राम है, देखो ये जो डायफ्राम है, ठीक है, ये जो डायफ्राम में पहले कैसे था, डोम शेप का। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है डोम शेप का। लेकिन जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डोम शेप से, जब ये मसल डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डोम शेप से कैसा हो जाएगा, ये डोम शेप से ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। आप देखो ये डोम शेप से आपका कैसा हो जाता है, डोम शेप से हम लोग का ये फ्लैट, ये कैसा हो गया, देखो ये हम लोग का फ्लैट हो गया, समझे। पहले कैसे था, पहले जो डायफ्राम था, आप देखो ध्यान से इसको, पहले जो डायफ्राम था, पहले ये डोम शेप का था, ठीक है, पहले डायफ्राम डोम शेप का था। लेकिन जब ये क्या किया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो पहले डायफ्राम डोम शेप का था, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, डायफ्राम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो डोम शेप से आपका ये फ्लैट हो गया, ठीक है। सो जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहले ये था डोम शेप का, अब कैसे हो गया, फ्लैट हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का था, ये इंक्रीज हो गया। आप खुद देखो ना, पहले स्पेस, पहले वॉल्यूम, ये जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम पहले कम था, क्यों, क्योंकि पहले जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था तो पहले ये डोम शेप का था। लेकिन जब
डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका ये फ्लैट हो जाता है, और जब ये फ्लैट होता है तो किससे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब डायफ्राम मसल फ्लैट होता है तो इससे क्या होता है भाई, इससे आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपके जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, जो हम लोग के थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीज। इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। समझ गए? तो जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। आप ध्यान से समझना कि हम लोग का जब डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल, आपने ये समझा कि जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो डोम शेप से देखो, जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा, तो आपका क्या होता है, इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इससे इंक्रीज हो जाता है। सेम बिल्कुल सेम जब आप देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट, जब ये क्या करेंगे भाई, देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई तो आपका जो रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है, रिब्स आप देखो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का जो रिब्स है, रिब्स एंड स्टर्नम, इससे जो रिब्स एंड स्टर्नम है ये मूव्स अपवर्ड, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं, जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ मूव करते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, तो जब आप याद रखो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड। इससे जो रिब्स एंड स्टर्नम है कहाँ मूव करता है, इससे रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये मूव करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका वही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज, इससे क्या होगा देखो, इससे आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझे? जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन में आप देखो कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, आपका बढ़ता है जिसे बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है, और जब रिब्स एंड स्टर्नम क्या करते हैं भाई, अपवर्ड मूव करते हैं, कौन से डायरेक्शन में, आपके डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो जब ये देखो, जब आपके डायफ्राम मसल एंड रिब्स एंड स्टर्नम मसल दोनों जब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, समझे, तो आपका कुल मिलाकर क्या हो रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज। ओवरऑल देखोगे आप, ठीक है, ओवरऑल आप देखोगे तो इससे आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इससे आपके ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, ओवरऑल देखो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, इससे आपके पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होंगे। इससे क्या होगा देखो, इससे आपके पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इससे इंक्रीज होगा। समझे? तो याद रखो कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग का पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, इससे आपके पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। और जब भी पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हमको पता है देखो, ये प्रेशर जो है ये
इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है किससे? वॉल्यूम से। हमेशा याद रखो कि प्रेशर जो है ये हमेशा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही कम वॉल्यूम होगा, और जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, इसीलिए प्रेशर हमेशा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, तो प्रेशर कम है वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा है प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो देखो अगर पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? जो लंग्स के अंदर प्रेशर है जिसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो लंग्स के अंदर विथिन लंग्स जो प्रेशर है उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, अगर आप देखो पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, समझे ना? तो पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? आप देख सकते हो कि जो हम लोग का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा हम लोग का? कम होगा, समझे? अगर पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा, मैंने आपको जस्ट समझाया प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम। ठीक है, अगर वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। आप देख सकते हो अगर पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा भाई? लंग्स के अंदर प्रेशर, जो लंग्स के अंदर विथिन लंग्स जो प्रेशर है इसे क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है लंग्स का तो क्या होगा? इससे आपका इंस्पायरेशन होगा। इससे क्या होगा? इससे एयर इंटर इनटू लंग्स, एयर क्या करेगा? लंग्स के अंदर एंटर करेगा, एयर एंटर्स इनटू लंग्स। सो एयर जो है ये लंग्स के अंदर हम लोग के एंटर करेगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इनहेलेशन, या फिर आप इसे इंस्पायरेशन। तो इसे बोला जाता है इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन कब होगा? जब लंग्स का मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, समझे ना? तो जब भी याद रखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जब भी हम लोग का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा तभी क्या होगा? इंस्पायरेशन। जब हम लोग का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी क्या होगा? इंस्पायरेशन। ठीक, तो ये आपका पूरा था कि आखिर में हम लोग कैसे नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं। आपका जो नॉर्मल एक्सपायरेशन है, नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या होगा? नॉर्मल एक्सपायरेशन में आपके दोनों मसल रिलैक्स करेंगे। ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो डायफ्राम मसल है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों मसल रिलैक्स करेंगे। कब? नॉर्मल मतलब जब एक्सपायरेशन होगा। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन में आपके डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बस रिलैक्स करते हैं। और जब रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा भाई? इससे एक्सलेशन। ठीक है, तो जब डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे तो आपका जो डायफ्राम था फिर से आपके ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, आपके रिब्स एंड स्टर्नम आपके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? एयर जो है आपके थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब भी थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपके लंग्स के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा भाई? एक्सपायरेशन। ठीक है, तो लंग्स के अंदर प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, ज्यादा है, किससे? मोर है भाई, किससे? पल्मोनरी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और लंग्स का प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई है, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो क्या होगा? इससे एक्सपायरेशन। इससे क्या होता है? एक्सपायरेशन। तो आई होप आपको समझ आया है। ठीक, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।
कि आखिर में नॉर्मल इंस्पायरेशन, हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसे करते हैं, ये बेस्ड है किस पर, ये हम लोग का बेस्ड होता है प्रेशर ग्रेडियंट पर। ठीक है, हाई प्रेशर से एयर हमेशा लो प्रेशर एयर की तरफ मूव करता है, हमेशा जो एयर है कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। मैंने आपको पूरा समझाया कि कैसे कौन से मसल जब डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कांटेक्ट करेंगे तो इससे क्या होता है, इंस्पायरेशन। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंस्पायरेशन एंड रिलैक्स करेंगे तो एक्सपायरेशन। ठीक है, जब ये दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंस्पायरेशन एंड जब ये रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा भाई, एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये था पूरा आज का लेक्चर। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।